Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. MPPSC is growing leaps and bounds, when it comes to its outreach of current affairs. तो हमने ये न्यूज़ एनालिसिस शुरू की है। हमारे साथ आपको जुड़ने से यही फ़ायदा है कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, ये बहुत ज़्यादा आती हैं आपके MPPSC में। तो इसी से आपको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक फैक्चुअल पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि किस तरह से क्लासेस लेनी है। गेल ने अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि भाई हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश में और ये 10 मेगावाट का होने वाला है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कैसे बनेगा। कि मेडन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, मेडन मतलब फर्स्ट टाइम एवर हमने देखा है। ये विजयपुर में बन रहा है जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसे कमीशन रिसेंटली कर दिया गया है कि भाई एक अल्टरनेट एनर्जी हमको चाहिए। अल्टरनेट एनर्जी हमको क्यों चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है ये क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? जब लंबे समय तक जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं, एवरेज इवेंट्स है, वो चेंज होने लगे हैं, उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज में एक तो ग्लोबल वार्मिंग होता है और एक ग्लोबल कूलिंग होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि क्यों हो रही है? प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं ये गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी गैसेस जो हैं ये पोल्यूटिंग गैसेस हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती है? ये वो गैसेस हैं जिनके पास हीट रिटेंशन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो ये एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर्स बढ़ाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? फॉसिल फ्यूल्स में है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत में इसलिए क्योंकि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हर जगह आपको बिजली तो चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल चाहिए ही होगा, घर में जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, गैसेस जलाने के लिए नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस चाहिए होंगी। पर ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित कर रही हैं, एमिट कर रही हैं। अब हमको चाहिए एनर्जी फ्रॉम क्लीनर सोर्सेज। क्लीनर सोर्सेज में हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक प्लान बनाया था। पेरिस एग्रीमेंट जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में साइन हुई थी। इसके बारे में बता लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में, 2015 ईयर था। उसमें हमने 3 अपने नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाए हैं। मतलब कि हमको अगर वैश्विक तापमान या ग्लोबल टेम्परेचर्स अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें, उसे हमें 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, तो हमको कुछ कार्य करने होंगे। उसमें से एक था कि हमें 33 to 35% GDP के कंपैरिजन में 33 to 35% ऑफ द GDP अगर हम कंपेयर करें 2005 को 2030 से, तो इतना हम कार्बन एमिशन कम कर देंगे। पहला ये था। इसको बढ़ा के हमने 2022 में 45% कर दिया, क्योंकि हम इस गोल में अच्छा कर रहे हैं कि कार्बन एमिशंस रोकने हैं। दूसरा हमारा गोल है कि हम 40% ऑफ द एनर्जी जो लेंगे, जो ऊर्जा हम लेंगे, वो किससे लेंगे? वो हम इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से लेंगे। यानी कि हम या तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा आती है, या तो फिर हम हाइड्रोजन जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हमने 40% से बढ़ा के 50% कर दिया है। और ये हमें कब तक करना है? ये हमें बाय द ईयर 2030 करना है। तो इसी गोल को पाने के लिए हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी निकाला था। उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये जो 10 मेगावाट का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज़र आया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से ही ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ये हमने कहाँ से मंगाया है? ये हमने कनाडा से मंगाया है। और ये प्लांट 4.3 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन निकालेगा। प्योरिटी 99.999% होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन एक सोर्स नहीं है एनर्जी का, ये कैरियर है। मतलब आप इसको इस्तेमाल एज अ सोर्स नहीं कर सकते कि मैंने पेट्रोल, अगर इसको मैंने पकड़ लिया ग्रीन हाइड्रोजन को, अब यहाँ से मुझे एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी कैरियर है, यानी कि इसमें एनर्जी डालनी पड़ती है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये भी याद रखना है। गेल ने कहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत का है कि 5 मिलियन टन्स ऑफ
एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है हमें इंडिया में, उसमें हेल्प करेगा। ये बाय द ईयर 2030 रहेगा। साथ ही साथ अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, बनता कैसे है, देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन के एटम्स को ऑक्सीजन के एटम से हटाते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये आपका जो हाइड्रोजन सेपरेट होता है वो इलेक्ट्रोलाइज़र की वजह से होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइज़र है वो क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हम निकालते हैं वो कोल से या किसी भी फॉसिल फ्यूल से नहीं निकालते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे। या तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या तो विंड टर्बाइन से करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें अच्छी क्लीन सोर्सेज से मिल रही है, हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और इसी हाइड्रोजन को फिर हम फ्यूल की तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से मिल रही है इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमको रिन्यूएबल सोर्सेज से मिल रही है। चलिए, हाइड्रोजन इस तरह से एमिशन कार्बन का नहीं करता क्योंकि कोल के इस्तेमाल से या किसी और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से जब कार्बन एमिशंस होते हैं ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, जब हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस करिए पर आप कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और कोल के इस्तेमाल से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी आपकी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में है, जो कि हेल्दी नहीं है। उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन, ये नेचुरल गैस के इस्तेमाल से प्रोड्यूस की जाती है, पर यहाँ पे एक ये भी तो फॉसिल फ्यूल है, पर यहाँ पे डिफरेंस ग्रे से ब्लू में क्यों बन जाती हैं, क्योंकि जो कार्बन एमिशन निकलते हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के कहीं स्टोर कर देते हैं। इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य डरावनी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो नहीं होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, पहली बात तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अबंडेंस में मौजूद है। दूसरी चीज़ ये क्लीन सोर्स है, अभी फ़िलहाल ये अफोर्डेबल नहीं है, महंगी पड़े, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल्स के लिए जो गाड़ी वगैरह होती हैं, हाइड्रोजन ये स्टोर करी जाती है और यूज़ करी जाती है टैंक्स में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसको ठीक करना है। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं है, और साथ ही साथ ये लिथियम आयन बैटरीज होती है ना, उससे भी हल्की होती हैं, जिसकी वजह से इनको यूज़ करना आसान है। इंडिया का जो मेजर मिशन है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जो कि यूनियन बजट 2021-2022 में घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनना है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस नहीं करेगा, इंडिया साथ ही साथ बाकी कंट्रीज़ को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएगा कि यहाँ पे आके आप भी प्रोडक्शन हमसे खरीद सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। मिशन क्या करेगा, डिमांड जनरेशन करेगा, मतलब लोगों को जब पता होगा हाइड्रोजन के बारे में तभी तो वो डिमांड करेंगे। तो डिमांड जनरेशन करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट करनी है, साथ ही साथ अफोर्डेबल चीज़ें बनानी है। ग्रीन हाइड्रोजन हब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने कहा है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमको बनाना है एक जगह पे। इसी तरह मध्य प्रदेश भी हेल्प कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रपोज किया कि ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशंस बनाने चाहिए फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। इस ऑब्लिगेशन के अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, उनके टोटल हाइड्रोजन कंजम्पशन वो जो ले रही हैं उसका सर्टेन परसेंटेज उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन से करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स, क्योंकि हम 84% ऑफ एनर्जी कहाँ से लेते हैं, बाकी कंट्रीज से लेते हैं। 84% ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज पे भी असर आता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन है कि हम किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को बढ़ाएं, डिमांड और सप्लाई चेन बनाएं। ग्रीन हाइड्रोजन काउंसिल ने क्लासिफाई किया है इंडिया को एक एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2030 तक, है ना। और ये क्योंकि रिन्यूएबल टैरिफ्स बहुत अच्छा है, जो कि हाइड्रोजन एक केमिकल फीड स्टॉक भी है। करंट ग्लोबल मार्केट इसका है 70 मिलियन टन का। इंडिया 6 मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन ग्लोबल डिमांड का अगर हम बात करें 5% ये बनाती है, ये एनुअली कंज्यूम करती है। चैलेंजेस ये है कि इकोनॉमिकली अभी सस्टेनेबल नहीं है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट फ्यूल सेल्स के लिए बहुत कंपेटिटिव बनना चाहिए, तभी लोग इसे खरीदेंगे। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है हाइड्रोजन फ्यूल्स को, ये एनर्जी जो कन्वर्ट करती है फिर भी अभी बहुत एक्सपेंसिव चल रही है। हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें बार बार रिफ्यूल करना पड़ेगा कार को हाइड्रोजन से, ये स्टिल अभी वाइडली डेवलप नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। Recently, GAIL inaugurated 10 megawatt green hydrogen plant in which district of मध्य प्रदेश? ग्वालियर, भोपाल, गुना या इंदौर? अब ऐसे क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट होते हैं आपके पेपर में, तो आपका एक काम है
एवरीडे ये क्लासेस अटेंड करना। साथ ही साथ जितनी क्लासेस अभी हो गई हैं उसको भी कभी कभी देख लिया करिए एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि MPPSC में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आजकल जो हो गया है वो करंट अफेयर्स ही है। तो जितना आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज़, UPSC की स्पेसिफिकली अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने हैं तो UPSC उत्कर्ष के चैनल पे आता है, वो रोज़ 9:30 से लाइव चलता है, तो प्लीज़ उसको भी देख लिया करिए। इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आपको एनालिटिकल पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पेसिफिकली देखने हैं तो ऑफ कोर्स एनालिटिकल पोर्शन हमारे इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में आपको MP में भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ RAS उत्कर्ष इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।